चलें, we were talking about calculation of forces in the last lecture and I would like to continue from there. यानी अभी तक मैं आपको बता चुका था कि जब हम फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक फ्लूइड, दूसरा होता है काइनेमेटिक फ्लूइड। यानी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर द अजम्पशन इज योर फ्लूइड इट इज़ नॉट मूविंग। काइनेमेटिक फ्लूइड के अंदर अजम्पशन होती है ऑब्वियसली द फ्लूइड इज़ मूविंग। स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हमारे पास बॉयंसी आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, और काइनेमेटिक फ्लूइड के अंदर हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन, टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनर फ्लो, wherever we are discussing about the flow. Then I told you that in static fluid the resultant force is perpendicular to the surface applied, and the resultant force is always applied to the center of pressure. And I told you the difference between a centroid and the center of pressure and how to calculate it. I even told you about the different types of surfaces. There are two surfaces, the flat surface and the curved surface. Then we had discussed in the types of surfaces the piston system, where the fluid is gas. We discussed about the after the piston system we discussed about the horizontal flat surface. The third type of surface that we discussed was the glass wall surface, rectangular walls, which could be both inclined as well as straight. And I even showed you a numerical based on the inclined wall and the straight wall, how to calculate the resultant force in either case. मैंने आपको ये भी बताया था कि h/3 L/3 के इक्वल कब होती है, वर्टिकल रेक्टेंगुलर वॉल में। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इंक्लाइंड के लिए हमारी h/3 सेम नहीं है L/3 के लिए, क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, तो वहां पर आपको एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा L का बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वो कंपोनेंट जब निकलेगा L तो वो वॉल की ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ आपको वॉल की एरिया देगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि आपने L तो निकाल दिया स्लांटेड कंपोनेंट, मगर स्लांटेड कंपोनेंट को आपने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपकी जो एरिया है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू हाइट नहीं होती है। पहले केस में जब वॉल वर्टिकल थी तो लेंथ इनटू हाइट होती थी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब मुझे एक स्टेप फर्दर जाना है एक नए टाइप ऑफ सरफेस के ऊपर। मैंने आपको ड्रॉ करना भी बता दिया, ड्रॉ के साथ मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना भी बता दिया था। दिस इज द इंक्लाइंड वॉल्स रेक्टेंगुलर वॉल। चलें, अब अभी हम ग्लास सरफेसेस की बात कर रहे थे, रेक्टेंगुलर वॉल्स की। अब एक जो दूसरे टाइप ऑफ प्लेन एरियाज होती है दैट इज अ सबमर्ज्ड प्लेन एरिया। सबमर्ज्ड प्लेन एरिया का क्या मतलब है? सबमर्ज्ड प्लेन एरिया का मतलब है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, विच कैन बी बोथ आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंड। यानी इस केस के अंदर भी दो केसेस हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड है, यानी ये फ्लूइड के अंदर ही होते हैं, फ्लूइड के बाहर नहीं है। अभी तक हम जितने केसेस कर रहे थे हम अज्यूम कर रहे थे कि वो फ्लूइड के बाहर था आपका सरफेस। अब आपका जो सरफेस है वो कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर है, तो इसकी कैलकुलेशंस अब डिफरेंट होंगी। प्रोसीजर वही है कि आपको दोबारा एक रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी, और वो रिजल्टेंट फोर्स कहां पर एक्ट करेगी? वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करेगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ही यही है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स एट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। देखें, जब आप इसका एक डायग्राम देख लें, जब आप एक सबमर्ज प्लेन की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, ये जो आपका वॉल है, लेट्स से दिस इज योर सरफेस, सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ द एरिया, ये एक विंडो है। ये जो आपकी विंडो है ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है इस फ्लूइड के अंदर।
ये आपका फ्लूइड की जो टोटल सरफेस है वो यहाँ पर है। आपकी जो विंडो आ रही है वो इधर आ रही है, ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर आप इसका नॉर्मल व्यू देखें हकीकत में ये दिस इज द विंडो, दिस विंडो इज इनसाइड द फ्लूइड, सो इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनसाइड द फ्लूइड। इस विंडो का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो आपके फ्लूइड के बाहर हो, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो आपके फ्लूइड के बाहर हो। तो ये आपका एक डायग्राम है जिसके अंदर आप इसको बोलते हैं कि आपकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, या सरफेस जो है वो कंप्लीटली फ्लूइड में सबमर्ज्ड है। यहां तक कोई सवाल? आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, प्रोसीजर अब उसका वही है। जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। आप यहां से देख सकते हैं कि आपकी जो सरफेस है ना वो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, इसीलिए एल यहां पर आ रहा है। तो जो कुछ लाइनें हमारे पास हैं जिसकी हम अभी आगे भी बात करेंगे, तो ये देख लें कि एक टर्मिनोलॉजी होती है एल सी। एल सी का मतलब होता है द लेंथ, लेंथ फ्रॉम द सरफेस। जो एस है ना, एस डिनोट करता है सरफेस, लेंथ फ्रॉम द सरफेस टिल द सेंट्रॉइड। ये देखें, ये जो सी की लाइन है, ये विंडो जो है, ये इतनी एरिया आपकी विंडो है। विंडो जहां पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी टू के अंदर, वो सेंट्रॉइड कहलाता है। क्योंकि मैंने आपको वो बताया था कि सेंट्रॉइड इज दैट प्लेस वेयर द सेंट्रॉइड इज द प्लेस जहां पर आपकी बैलेंस होगी, और centroid is not the same as the center of pressure. Mathematically, centroid is the place where in a plane system, the object of interest is completely balanced. तो अगर एक ये rectangular wall है, this is only rectangular, तो the centroid is exactly in the center. जो पिछला वाला सरफेस बन रहा था वो ट्रायंगुलर बन रहा था, इसीलिए सेंट्रॉइड ट्रायंगुलर नहीं, इसलिए सेंट्रॉइड सेंटर में नहीं आ रहा था। हमने 1/3 रूल लगाया था, h/3 हमने लगाया था सेंट्रॉइड ढूंढने के लिए। मगर रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर सेंट्रॉइड ढूंढना बहुत आसान है। अगर आपका रेक्टेंगुलर सरफेस 4 मीटर है तो सेंट्रॉइड उसका 2 मीटर पे आ जाएगा, बिल्कुल बीच में सेंट्रॉइड आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया जो आपका सी है, यानी आपका सेंट्रॉइड यहाँ पर है। अब बात ये आ रही है कि एल जो यहाँ पर है, मैं बोलता हूँ एल सरफेस से सेंट्रॉइड तक आ रहा है। अब कोई मुझे ये बोल सकता है कि हम स्ट्रेट क्यों नहीं आ रहे, एल टेढ़ा क्यों आ रहा है? उसकी वजह यह है कि आपका जो ये है एल, ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन होने की वजह से आपका एल टेढ़ा आएगा इन दिस डायरेक्शन। सबसे आसान तरीका यह है कि आपका जो सरफेस है ना, एल को डिटरमिन करने के लिए आपका जो सरफेस है उससे आप एक लाइन यूं बना दें, दिस इज द दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और दिस स्ट्रेट लाइन इज एट द सरफेस। so whatever the distance comes from this line is the distance from the surface to your point. इसको आप 3D में देखें, वैसे तो ये लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए सरफेस में, मगर क्योंकि आपका इंक्लाइंड है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज टचिंग द सरफेस। ये पॉइंट जो है, दिस इज टचिंग द सरफेस, दिस पॉइंट इज टचिंग द सरफेस, दिस पॉइंट इज टचिंग द सरफेस। विजुअली इट इज लुकिंग दैट इट इज नॉट टचिंग द सरफेस। कोई बंदा ये बोल सकता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सरफेस है, मगर ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये तो सरफेस से नीचे है, ये इतना मीटर नीचे है। बट इन रियलिटी this is not below the surface because I have connected it with the surface by this line, and this line is connected because it is at an inclined plane. अगर आपकी ये वॉल इंक्लाइंड में नहीं होती, ये वर्टिकल होती, तो तब मेरी जो लाइनें होती वो स्ट्रेट बनती, मुझे ये टेढ़ी लाइनें बनाने की जरूरत नहीं थी। ये बात समझ आई जी? यस सर। तो अब ये देखें, तो अब जो मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बता रहा था, एल सी जो होती है वो होती है द लेंथ फ्रॉम द ओपन सरफेस या फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस टू द सेंट्रॉइड। इसी तरह जो एल पी होती है, एल पी इज द लेंथ ऑफ द सरफेस
from length of the surface till the center of pressure. P डिनोट करता है सेंटर ऑफ प्रेशर, C डिनोट करता है सेंट्रॉइड। अब ये जो एफ जी है, एफ जी मेरी रिजल्टेंट फोर्स है। देखें एफ जी जो मेरी लग रही है वो इस पॉइंट के ऊपर लग रही है, एफ जी सेंट्रॉइड पे नहीं लग रही, यानी एफ जी जिस पॉइंट पे लगती है उसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। सो इट इज नॉट necessary that the center of pressure comes on the centroid. That is a possibility, but usually it does not come. So this is the center of pressure. अब जो LP जो है ना वो अमूमन LC से बड़ा होता है, यानी LC और ये एक छोटी सी जो डिफरेंस है इनके बीच में, ये बनाएगा कंबाइन होकर LP। हम देखेंगे किस तरह बनाता है। अब ये जो मैंने बात की थी ये मैंने इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर बात की थी। इसी तरह मुझे एक वर्टिकल हाइट भी चाहिए होगी। वर्टिकल हाइट क्यों चाहिए होगी? क्योंकि मेरा जो मैं फॉर्मूला इससे रिलेट कर रहा हूं वो एलिवेशन एंगल का फॉर्मूला रिलेट कर रहा हूं। जो एल जो है वो एक डायमेंशन है इंक्लाइंड होने की वजह से, मगर आई एम ऑल्सो रिलेटिंग द चेंज ऑफ प्रेशर विथ हाइट। तो इसी तरह अब आप खुद बताएं अगली स्लाइड पे आने से पहले HP क्या होगा। अगर मैं HP को डिफाइन करना चाहता हूं, HP को कैसे डिफाइन करूंगा जी? Sir, the vertical distance to the center of pressure. क्या चीज? वर्टिकल डिस्टेंस, या दूसरी चीज क्या बोलेंगे? एक चीज आप मिस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड आप मिस कर रहे हैं ना, वर्टिकल डिस्टेंस सही है, सेंटर ऑफ प्रेशर मैंने HP सेंटर ऑफ प्रेशर ये भी सही है। एक चीज जो आप मिस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, फ्रॉम द सरफेस। क्योंकि जो HC HP LC LP होता है ना, ये हमेशा फ्रॉम द सरफेस होता है। ये पूरी लाइन जो है ये S है, दैट इज द सरफेस। और HP और HC के अंदर मसला नहीं है, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन आ रही है, तो यहां पर आपका कंपोनेंट स्ट्रेट आ रहा है, पर यहां पर आपका जो लाइन है वो टेढ़ी आ रही है बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड। थीटा आपको मालूम है, तो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स नाउ। FR क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एरिया ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर। वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होती है जो हम ढूंढ रहे हैं ड्यू टू द प्रेशर। The center of pressure of the area is the point at which the resultant force can be considered to act. ये नहीं भूलिएगा कि रिजल्टेंट फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करेगी। रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रॉइड पे नहीं एक्ट करेगी या कोई और पॉइंट पे नहीं एक्ट करेगी। रिजल्टेंट फोर्स विल ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर ऑफ प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेंट्रॉइड की हम जो बात कर रहे थे, centroid of the area is the point at which the area would be balanced if suspended from that point. In other words, it is the center of gravity of a solid body, क्योंकि center of gravity के ऊपर आपकी जो बॉडी होती है वो completely balanced हो जाती है। और ये center of gravity अगर एक rectangular surface है तो exactly half में हो जाएगा। It will be divided into two. In a triangular surface you have to do h upon 3. These are mathematical relations, but in our case our body is a rectangular body. There is only length, there is only breadth, yani there's one b here, there's one h over here, just a rectangular body. तो इसीलिए जो भी इस बॉडी की लेंथ हो, exactly the midpoint of it is the centroid. You can also say that the center of gravity is also at this point. एक बात मुझे और बताएं, ये अगले चैप्टर में आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूसरी क्या खसूसियत बात है? What is another important feature of center of gravity? पूरा मास इस पे सर मतलब अप्लाई होता है। आपका जो वेट है ना, आप बोलना वही चाह रहे हो, आपका जो वेट है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगा। बात आपकी सही है, जो आप मास बोल रहे हो उसको जो आपका वेट है वो आपका इस पॉइंट से जाएगा नीचे, जो फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो दिस
the reason I mentioned this was because this will come in the next topic which we are going to cover today. तो अभी तक क्लियर हुआ, ये डायग्राम समझ आ गया? अभी मैंने सिर्फ डायग्राम बताया, अभी मैंने कैलकुलेशन की बात ही नहीं की है। डायग्राम समझ Yes. आया? अच्छा, अब पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ये तो मेन पॉइंट थी। अब वही बात है, थीटा आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द एरिया होता है। एच सी डेफिनेशन देखें, डेप्थ ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये वर्ड लिखना जरूरी है कि एच सी जो आपका हमेशा होता है वो फ्रॉम द फ्री सरफेस होता है या फ्लूइड सरफेस होता है। अगर आप ये एच सी देख रहे हैं, इसका सरफेस इज दिस लाइन, स्ट्रेट सरफेस, ये लाइन आ रही है, इसको मैंने एक्सटेंड किया है। तो फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, सेंट्रॉइड इज द सेंटर पॉइंट। इसी तरह LC, distance from the level of the free surface, again I am talking about distance from the level of the free surface of the fluid to the centroid of the area measured along the angle of inclination of the area। ये जो LC था, यहां पर एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया था, यहां पर ये देखें ये एंगल आ गया था 60 डिग्री। इसीलिए ये जो LC है ये बेस्ड ऑन 60 डिग्री है फ्रॉम द फ्लूइड सरफेस। अब क्योंकि एंगल आ गया है, आई कैन नॉट टेक द फ्लूइड सरफेस इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। My fluid surface will always be inclined because of the angle. So I simply, at this point of the fluid surface, I extend a line this way. On this side, I extended it horizontal. Because of the inclined, I extended like this, and I assume that every point on this line is at the surface. तो इस लाइन से मैं कोई भी लाइन इस एंगल में, इस इंक्लाइन में ले जाऊंगा सेंट्रॉइड तक, दैट विल बी माय LC। इसी तरह मेरा LP का डेफिनेशन होगा डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर टू द एरिया, यानी फ्रॉम द फ्री सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस टू द सेंटर ऑफ प्रेशर। हमारे केस में आवर सेंटर ऑफ प्रेशर वाज दिस पॉइंट। ये अभी डायग्रामेटिकली मेजर किया है, एक्यूरेटली नहीं मेजर किया है, हमने अज्यूम किया है सेंटर ऑफ प्रेशर यहां पर है। तो मेरा जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट से लेकर यहां तक सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा, LP हो जाएगा, टू द सेंटर ऑफ प्रेशर। इसी तरह HP में डिफाइन करूंगा वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस टू द सेंटर ऑफ प्रेशर। HC भी वही बात है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये इंक्लाइन डिस्टेंस, बात वही है, सरफेस टू आइदर द सेंट्रॉइड और सरफेस टू आइदर द सेंटर ऑफ प्रेशर। और जो B और H होते हैं वो डायमेंशन ऑफ द एरिया होते हैं। किस चीज की डायमेंशन? जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर यही जो वॉल है जिसका आपने सेंट्रॉइड निकाला था सेंटर पॉइंट के ऊपर, इसी का अगर हम बड़ा वर्जन लें तो ये जो छोटी सी चीज है ये उसकी ब्रेथ हो गई, और बाकी ये जो हिस्सा है ये उसकी हाइट हो गई। यानी हमें फोर्स निकालने के लिए एक एरिया तो निकालना था ना, तो वो एरिया हम निकाल सकते थे B मल्टीप्लाइड बाय H। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलें, तो ये मैंने आपको पिक्चर इसलिए दी ताकि आप सबमर्ज प्लेन के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप्स। क्या स्टेप्स आपको दिमाग में रखने हैं कंप्यूट करने के लिए सबमर्ज प्लेन को? First of all, you need to identify the point of angle of inclination intersects with the level of the free surface of the fluid. आपको एक डायग्राम मिलता है तो सबसे पहले तो आप एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को डिटरमिन कर लें। आपने कहा आपका ये एंगल है, तो आपने अपने फ्री सरफेस के साथ चलें, इस लाइन को एक्सटेंड कर ली और यहां पर आपने एक लाइन बना ली। ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, सबसे पहले आपने ये डिटरमिन कर लिया। स्टेप 2 क्या है? लोकेट द सेंट्रॉइड। आपके लिए आसानी है कि आपका अगर सरफेस रेक्टेंगुलर है तो आप सबसे पहले अंदाजे से अपने सरफेस को एक डॉट बना लें बिल्कुल सेंटर के अंदर कि दिस इज माय सेंट्रॉइड रीजन। इन अदर वर्ड्स, माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड एक्ट ओवर हियर because this plane is in a inclined region। आप यहां पर एक पॉइंट बना देंगे, ये आपने बना दिया, ओके फाइन, दिस इज माय सेंट्रॉइड। So now you know your angle from the surface, you know your centroid. Point number 3,
You determine hc, the vertical distance of the free surface down to the centroid. आप अपना फ्री सरफेस मेजर कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपका सरफेस यहां पर है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टिल दिस सेंट्रॉइड, ये आपका HC हो जाएगा। डिटरमिन LC, जिस तरह आपने HC ढूंढा उसी तरह आप LC ढूंढेंगे। ये आपकी चार मेन चीजें हैं जो आप मेन चीजें पहले ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये भी आपने ढूंढ लिया। एरिया भी आपको मिल जाएगी क्योंकि आपको फोर्स के लिए एरिया चाहिए होगी। रिजल्टेंट फोर्स देखें, मैंने आपको पहले बोला था कि हर सरफेस का एक डिफरेंट रिजल्टेंट फोर्स होता है। अज्यूम कर लें आपका इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन के अंदर आपका प्रेशर एवरेज क्या आ रहा था, वहां पर आ रहा था गामा मल्टीप्लाई बाय H/2। प्रेशर H/2 आ रहा था ना वहां पर, गामा मल्टीप्लाई बाय H/2 रेक्टेंगुलर वॉल के लिए। अगर कोई वॉल सबमर्ज्ड है, सबमर्ज का फॉर्मूला होता है गामा HC। एरिया का फैक्टर नहीं है, फैक्टर गामा का भी नहीं है, फैक्टर वर्टिकल हाइट का है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। इफ वी गो बैक ओवर हियर, द फॉर्मूला फॉर आवर रिजल्टेंट फोर्स वाज, resultant force is this, gamma H/2 area, where H/2 was your P average. In the case of fully submerged, क्योंकि वहां पर ऊपर नीचे हो रहा था, in the case of fully submerged, your pressure is just assumed to be the pressure at the point HC। तो ये बात समझ आई कि इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज है ना, जब आपका एग्जाम करीब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कौन से फॉर्मूले दूंगा, कौन से फॉर्मूले नहीं दूंगा, विच आई एक्सपेक्ट यू टू नो। दिस इज द फॉर्मूला आई एक्सपेक्ट यू टू नो। You should, this is your responsibility to know the formula, how to differentiate between a glassed wall and a submerged surface। सारे मैं दे दूंगा तो फायदा कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है। तो for a submerged surface the resultant force is specific weight multiplied by HC multiplied by area। यहां तक क्लियर है? ये रिजल्टेंट Yes. फोर्स का फॉर्मूला क्लियर है? अब आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा, IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द एरिया अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस। I जो होता है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एट द सेंट्रॉइड एक्सिस। I मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर का I अलग होता है, सिलेंडर का I अलग होता है। जब आप स्टेबिलिटी देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर तो आप वहां भी देखेंगे I क्या डिफरेंट है। मैं आपको वैसे ओरली बता देता हूं, I फॉर अ सिलेंडर, I फॉर अ सिलेंडर इज पाई मल्टीप्लाई बाय D, यानी पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर पावर 4 डिवाइडेड बाय 64। ये होता है इनर्शिया फॉर अ सिलेंडर सर्कुलर सरफेस। Inertia for a rectangular surface is length multiplied by P power 3 divided by 12। ये होता है inertia for a rectangular surface, but I would give you the inertia, और somewhere I would mention the inertia कि चलें आपको moment of inertia में दे देता हूं। तो you need to calculate the inertia. Once you calculate the inertia, you can calculate the center of pressure। ये फॉर्मूला भी चले मैं आपको दे दूंगा सेंटर ऑफ प्रेशर का। और सेंटर ऑफ प्रेशर ढूंढने के लिए आपको उस सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, यानी ये जो पॉइंट था ना जहां पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही थी, ये जो पॉइंट है हमने यूं तो आपको पॉइंट डालकर दिखा दिया, बट ये पॉइंट यूं नहीं निकला है, इसको एनालिटिकली सॉल्व किया गया है। और इस पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, LP इज इक्वल टू LC plus your moment of plus your moment of inertia divided by LC multiply by area। तो इस फॉर्मूले को देखकर ही आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका जो LP है वो एक फैक्टर LC को लेता है, यानी
एक वो जो फैक्टर है वो LC का फैक्टर है, दूसरा जो फैक्टर है वो है इनर्शिया अपॉन LC मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इससे तो एक चीज तो जाहिर होती है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि योर LP इज ऑलवेज ग्रेटर देन LC। इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये बता दिया कि था कि आपकी जो भी LP की वैल्यू होगी वो LC की वैल्यू से बड़ी होगी, क्योंकि LP इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट LP का होता है LC। यहां तक तो आपकी जो LP है वो LC है, मगर इस LC के अंदर एक और फैक्टर ऐड हो रहा है विच इनकॉर्पोरेट्स योर इनर्शिया, विच इज गिवन बाय इनर्शिया डिवाइडेड बाय LC मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो वो जो फैक्टर है वो दोनों कंबाइन होकर LP बोलेंगे। तो ये फैक्टर क्या हुआ, इतनी लेंथ क्या हुई, यहां से लेकर यहां जो लेंथ है ना, यहां से लेकर यहां जो लेंथ है, दैट इज द that is what, that is your inertia divided by your LC multiply by area। तो यहां पर जो भी लेंथ आ जाए, सपोज दिस लेंथ इज x, सपोज दिस लेंथ इज x, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ प्रेशर मालूम करना है तो आई कुड सिंपली माइनस LP बाय LC। अगर मैं LP और LC को माइनस कर दूं तो मुझे इतनी लेंथ मिल जाएगी, और इतनी जो लेंथ होगी ये मेरी सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट होगा, और इस पॉइंट के ऊपर मेरा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। तो बात समझ आई? बात सिर्फ कहने की ये है कि एक रूल ऑफ थंब याद रख लें, दैट योर वैल्यू ऑफ LP इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर वैल्यू ऑफ LC। कोई क्वेश्चन है? नो सर। सही है, समझ आ गई? ये न्यूमेरिकल के साथ बेहतर समझ आएगी, मगर मुझे उस न्यूमेरिकल के लिए एक पूरी आपको एक हिस्ट्री बतानी पड़ रही है, क्योंकि जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में सिर्फ डायग्राम है, इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा है उसके। चलें, जब ये हो गया तो आखिरी जो स्टेप है वो आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, मैंने आपको, और एग्जाम्पल हम इसी सरफेस को लेंगे जो पीछे सरफेस बनाया है। The tank given in the previous slide shows a lubricating oil with a specific gravity of 0.91. अब मैं आपको बता रहा हूं कि a rectangular window with dimensions of B is equal to 4 foot into H is equal to 2 foot, ये उसके dimensions दिए हुए हैं, is placed on an inclined wall at an angle of 60। अब ये आपको बता रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ द विंडो इज एट अ डेप्थ ऑफ 5 foot from the surface of the oil। Using the information provided in the figures, calculate, पहले तो आपने मैग्नीट्यूड ढूंढना है रिजल्टेंट फोर्स का, दूसरे पर आपने लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ढूंढना है। इससे आप क्या अप्रोच लेंगे? इससे पहले मैं सॉल्यूशन दिखाऊं, मुझे आप लोग से मतलब पूछना है आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या अप्रोच लेंगे। इट डज नॉट मैटर इफ योर आंसर इज रॉन्ग, द मेन थिंग इज यूर ट्राइंग और यूर एटलीस्ट, तो इससे मुझे अंदाजा होगा कि आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, इसको अप्रोच किस तरह लेना चाहिए, क्या क्या मुझे मालूम है। सबसे पहले तो मुझे एक डायग्राम बना लेना चाहिए, मगर मुझे क्या अप्रोच लेना चाहिए, क्या क्या मैं डिटरमिन कर सकता हूँ। जी सर पहले स्पेसिफिक वेट फाइंड कर लेंगे फ्लूइड की, चलो, स्पेसिफिक मुझे ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट ढूंढना होगा, कैसे ढूंढूंगा स्पेसिफिक वेट? सर वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितनी है स्पेसिफिक, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी? वैसे तो 9.81 है, लेकिन यहाँ पे फुट के लिए तो हम सर वो दूसरा कर लेंगे 64.62.4। 62.4, चलो मान लिया, चाहिए, सही है। और क्या करेंगे? एरिया कैलकुलेट कर लेंगे सर, ये बी इज इक्वल टू डायमेंशन जो दिए बी और एरिया एच भी को आपको मल्टीप्लाई, मिल गई, ये भी सही है। और बोलें? और सेंट्रियार्ड का जो सेंट्रियार्ड सर, ये सेंट्रियार्ड का लेंथ भी एल सी भी हमें दिया गया है सर, 5 फुट है। एलसी भी गिवन है, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स तो मिल ही गया, डायरेक्ट आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। जो बात आपको ये नहीं मालूम है कि वो रिजल्टेंट फोर्स
एक्ट किस पे कर रहा है। रिजल्टेंट फोर्स ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, सारा डेटा आपके सामने है, रिजल्टेंट फोर्स तो आपको मिल गया। इस क्वेश्चन के जो मेन मार्क्स होते हैं ना, वो आपके लोकेशन के ऊपर होते हैं, डायग्राम के ऊपर होते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तो मैं फॉर्मूले में लगाऊंगा, सारी वैल्यूज मुझे गिवन है, उसके ऊपर मुझे इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितनी मेरी सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि मेरे जो असल जो कैलकुलेशन आ रहे हैं, मुझे LC निकालना है, मुझे LP निकालना है। ये जो चीजें हैं ये कैलकुलेशंस के ऊपर आ रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। तो चलें, यहां तक मैंने बात आपकी मान ली, तो आप इसको ये देखें, और ये फर्दर डायग्राम्स इसने दिए हुए थे, और यहां पर क्लियरली देखें कि इसने क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था BH³/12। अगर आप रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए ये याद रख लें, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी याद है, मगर बिलफर्ज अगर आपको याद ना रहे, मैं आपको चले इनर्शिया के ये आपको मैं दे दूंगा, इसके बाद वाला फॉर्मूला दे तो दूंगा, मगर ये आपको मैं दे दूंगा इन केस आई गिव दिस क्वेश्चन। तो जिस तरह अभी आपने कहा ना, HC मुझे मालूम है 5 फुट है गिवन इन द प्रॉब्लम, ओके। LC, मैंने LC पहले ढूंढ लिया, जरूरी नहीं था आप LC पहले ढूंढते, मगर LC की जरूरत लाजमी आपको पड़ती तो आप बाद में भी ढूंढ सकते थे। पहला स्टेप तो यही था कि आप रिजल्टेंट फॉर्मूला ढूंढ लें। तो मैं आपके स्टेप से चलता हूं कि मैं पहले रिजल्टेंट फोर्स से चलता हूं, LC की बात बाद में करेंगे। HC मुझे गिवन है 5 फुट इन द प्रॉब्लम। अभी अभी मुझे किसी ने कहा कि रिजल्टेंट फोर्स के लिए मुझे गामा ढूंढना पड़ता, HC मुझे गिवन था, एरिया होती। देखें, यूनिट कंसिस्टेंसी मुझे करनी पड़ती, यहां पर तो फुट में है तो कोई और फैक्टर डिवाइड करना नहीं पड़ रहा है, अगर इंच में होता तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता। तो सबसे पहले तो मैंने यही किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल 0.91, फिर मुझे कहा 62.4, यानी उससे 62.4 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब, मैंने लेंथ उसकी लिख दी। ये जो 5 फुट है ये है उसकी HC, और एरिया की जो बात कर रहे थे उसके भी दो डायमेंशन हो रहे थे, 4 × 2, फुट 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 सारे कैंसिल हो गए। रिजल्टेंट फोर्स विल ऑलवेज कम इन पाउंड फोर्स, अगर ऐसा यूनिट होता तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा न्यूटन में आती, US सिस्टम में पाउंड फोर्स में आ रही है। तो आपने ये कंसिस्टेंसी देखनी है कि पहली बात तो ये कि यहां पर आपके फुट क्यूब नहीं आने चाहिए या लेंथ का कोई यूनिट नहीं आना चाहिए। ओके, आई नो माई रिजल्टेंट फोर्स, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। एक चीज मुझे बता दें, अगर मैं आपको ये बोलता कि अज्यूम assume that your oil is taken in relation with the sea water, तो आप फिर कैसे ढूंढते स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, अगर आप इन रिलेशन, देखें दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है, तीन चीजें होती हैं, कहीं पर क्वेश्चन में लिखा होता है वाटर, कहीं पे लिखा होता है फ्रेश वाटर, कहीं पे लिखा होता है सी वाटर। अगर वाटर है तो उसके अमेरिकन यूनिट 62.4 है, SI 9.81 है। अगर फ्रेश वाटर है तो वो भी वही चीज है, 62.4 और 9.81। अगर सॉल्ट वाटर लिखा हो ना तो उसका SI मैं भूल गया हूं, वो मुझे क्लियर कर कर आपको बताना पड़ेगा, मगर उसका जो अमेरिकन यूनिट्स है ना वो होगा 64। 64 इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स आ जाएंगी, तो उसके लिए आप इस फैक्टर को 62.4 नहीं लिखेंगे, आप 64 लिखेंगे। आपको एक आध न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जिसमें आपको सॉल्ट वाटर यूज करना पड़ रहा है, तो सॉल्ट वाटर के लिए इट इज 64.0 पाउंड फोर्स फुट क्यूब, कॉन्सेप्ट वही है। चलें, मैंने रिजल्टेंट फोर्स ढूंढ ली, अब ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट किस चीज पे करता है जी? अगला पार्ट बताएं, किस चीज पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा? सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा?
जी सो रहे हैं क्या सब? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस रिजल्टेंट सर। फोर्स किस पे एक्ट करेगा? सेंट्रोइड पे सर। सेंट्रॉइड पे नहीं, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। सेंटर ऑफ प्रेशर ही बोला था ना मैंने, सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करेगा ना जी। यस सर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे ढूंढते हैं? खुद ट्राई करें इसको। अब मुझे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो कैसे मैं ढूंढूंगा? क्या क्या चाहिए होगा मुझे सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए? पहले तो ये डिटरमिन करें। मुझे मालूम है आपको आता है, आप खुद कर लेंगे ये सवाल। सेंटर ऑफ प्रेशर, मुझे ये बता दें सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए क्या क्या मुझे चाहिए। एलसी और आईसी सर। एलसी चाहिए, आईसी चाहिए, आईसी सर एलपी एरिया एरिया चाहिए। एरिया तो मिली हुई सर है ना। एलसी चाहिए, सर। आईसी चाहिए, एलपी जी सर। चाहिए, थीटा चाहिए। जी सर। ये चीजें चाहिए। क्योंकि अगर आप यहां पर देख रहे थे तो रिजल्टेंट फोर्स तो मैंने ढूंढ ली, मगर लोकेशन सेंटर ऑफ प्रेशर एग्जैक्टली क्या है उसके लिए मुझे ये चीजें चाहिए थी। क्योंकि ये मेरा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो टोटल एलपी की जो लेंथ है वो एल सी चाहिए होगा, आई सी चाहिए होगा। तो ये दो मेन चीजें हैं। तो अब मेरा एल सी का काम है। तो ये जो चीज मैंने सबसे पहले की थी ये मैं रिजल्टेंट फोर्स के बाद भी कर सकता हूं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं एल सी ढूंढ लूं। एल सी ढूंढने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे मैंने इंक्लाइंड प्लेन के लिए प्रीवियसली अप्लाई किया था। अगर मुझे एल सी ढूंढनी है, अगर मेरा एंगल यहां पर हो रहा है तो एल सी जो टोटल लेंथ है फ्रॉम द सरफेस ओवर हियर, सरफेस से लेकर यहां तक अगर टोटल सरफेस है, एंगल अगर मेरा 60 है तो 60 के लिए मैं क्या डिटरमिन करूंगा? मैं किस तरह डिटरमिन करता हूं? जो मेरी टोटल हाइट है ना उसको मैं अपने रेफरेंस में रखूंगा। एल सी की मैं बात कर रहा हूं। तो एल सी के लिए माई सिंपल फॉर्मूला इज साइन थीटा इज इक्वल टू एच सी अपॉन एल सी। इन अदर वर्ड्स हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपकी सबसे लंबी लेंथ होती है जो इंक्लाइंट के ऊपर होती है, परपेंडिकुलर आपका वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो एल सी ढूंढने के लिए ये जो मुझे एल सी ढूंढनी है एट 60 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसका एंगल तो मुझे मालूम है 60 डिग्री। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच सी होगा। दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डू नॉट कंफ्यूज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ एच पी। जब आप एल सी की बात कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप एच सी की बात करेंगे। यानी दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस with this angle would give you the inclined length यानी hypotenuse। क्योंकि आप अगर यहां से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन गया कि आपने फॉलो माय माउस, ये यूं, दिस लाइक दिस एंड देन लाइक दैट। तो आपने इसको ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर कर एलसी की लेंथ ढूंढ ली। तो आपको एक एलसी की लेंथ मिल गई 5.773। अब आप लोकेशन ऑफ एलपी ढूंढें। उससे ढूंढने से पहले चलें आप आई भी ढूंढ लें, क्योंकि उस एल सी के अंदर आई का फैक्टर आएगा। आई कैसे होता है? आई के लिए मैंने आपको क्या बोला था? फॉर्मूला है, आई का फॉर्मूला इज यूजली बी एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ पावर 3। एल बी 3 होता है, मगर यहां पर आपको फॉर्मूला दिया गया था बी एच 3 है। आगे जो आप स्टेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे वहां पर एल बी 3 होगा। तो ये गलती नहीं कीजिएगा अगर एल और बी गलत है, डिफरेंट है। ये नहीं कीजिएगा कि अगर आपका एल 5 है और बी 4 है तो आपने 5 को क्यूब कर दिया, 4 को क्यूब नहीं किया। इसके अंदर मसला हो जाता है। तो गौर से अपने क्वेश्चन में देखिएगा कि एल कौन सा है, बी कौन सा है, क्योंकि पावर जो है वो बी के ऊपर है। बाय द इनर्शिया फॉर्मूला पावर एल के ऊपर नहीं होती।
तो यहां पर तो चलो इन्होंने आपकी जिंदगी आसान की हुई है, इन्होंने आपको फॉर्मूला में बताया हुआ है BH3 डिवाइडेड बाय 12। तो आपको क्वेश्चन में भी गिवन था कि B आपका 4 फुट है और H आपका 2 फुट है। इसका मतलब आप क्यूब, इन दोनों में से क्यूब किसको करोगे? H को करोगे बाय फॉर्मूला। तो आप सबसे पहले तो अपना इनर्शिया ढूंढ लो। आपने अपने इनर्शिया से किया BH पावर 3 डिवाइडेड बाय 12। आपको एक इनर्शिया मिल गया 2.67 फुट पावर 4। फिलहाल इस यूनिट्स को लिख लें, मैं आपको बता रहा हूं मैं यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं। इनर्शिया के जो यूनिट्स आते हैं वो लेंथ 4 आते हैं, चाहे आप रेक्टेंगल का करें या सर्कल का करें, इनर्शिया के यूनिट्स हमेशा 4 में आएंगे। ये बात समझ आई? 2.67 कैसे आया? जी यस सर। अच्छा, अब आप एलपी की तरफ जाएं। एलपी का फॉर्मूला क्या था? एलपी का फॉर्मूला था एलसी प्लस इनर्शिया डिवाइडेड बाय एलसी मल्टीप्लाई बाय एरिया। यही फॉर्मूला था ना एलपी का। तो यस सर। एलपी ढूंढने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएं। पहले तो आप इनर्शिया 2.667 लिख दें। एलसी आपने ढूंढा हुआ है 5.733 फुट। इसको जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया के भी यूनिट्स होंगे फुट स्क्वायर। तो ये फुट स्क्वायर और ये जो फुट हैं ये टोटल बन जाएंगे फुट क्यूब, वॉल्यूम बन जाएगा। ये वॉल्यूम बन गया। तो इस वॉल्यूम के तीन फुट तो यहां से कट जाएंगे और यहां पर जो 4 था वो उनमें से 4 कट जाएगा, सिर्फ 1 फुट ऊपर रह जाएगा। और 1 फुट रहना चाहिए क्योंकि मैं एलपी ढूंढ रहा हूं, यानी मेरे जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ के डायमेंशन में आने चाहिए। और ये टर्म सिर्फ जब ऐड हो सकती है जब उसके डायमेंशन सेम हैं, और यहां पर सेम है क्योंकि यहां पर फुट है, यहां पर फुट है। अगर यहां पर इंच होता तो आपको उसको फुट में कन्वर्ट करना पड़ता। तो इससे मुझे मेरी एक नई लेंथ मिल गई। नई लेंथ जो है वो है 2.67 डिवाइडेड बाय 5.773 मल्टीप्लाई बाय 5। जब मैंने उन दोनों को ऐड किया तो मुझे दोनों को ऐड करने के बाद मिला 5.8308। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो टोटल एलपी है, मेरी टोटल एलपी 5.8308 फुट है, which is clearly bigger than my LC. My LC was 5.773 फुट। यहां तक क्लियर हुई बात? LP क्या हुआ? यस सर। अब मुझे अगर सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट ढूंढना है ना, कि वो किस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है या किस लेंथ के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट LP माइनस LC। तो जो मेरी LP की वैल्यू है 5.8308, उससे मैंने LC की वैल्यू निकाल दी 5.7। उससे मुझे मालूम पड़ गया मेरा टोटल डिस्टेंस जो है वो 0.058 फुट है बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द विंडो। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, ये 0.0508 है। तो मैं, जाहिर सी बात है मैं एक्यूरेटली नहीं बना रहा हूं, मैं इन दोनों के बीच में एक पॉइंट यहां लिख दूंगा और उसकी मैं लेंथ बना दूंगा कि ये 0.0508 है, उसको मैं शो कर दूंगा 0.058। ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन में गिवन है एज अ रेफरेंस डायग्राम। आपको जो डायग्राम बनाना है वो बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस बनाने हैं। और वो जो पॉइंट है, जब मैंने लोकेट कर लिया सेंटर ऑफ प्रेशर को, तो उस पे मैं अपनी एफ आर बना दूंगा। एफ आर बना दूंगा कि मैं परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा हूं और एफ आर का डायरेक्शन देखें उस तरफ है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं है। तो सारा पॉइंट तो मैंने लोकेट कर लिया। तो जब मुझे इसका फ्री डायग्राम बनाना है तो आई विल मेक समथिंग लाइक दिस। बहुत रफ सा है बट इसको थोड़ा फेयर कर दीजिएगा, मगर मेन चीजें आपको बनानी है जो मैंने आपको दिखा दिया है। पहली बात तो ये, आप ये फ्लूइड का सरफेस बना रहे हैं। मुझे HP की जरूरत नहीं थी तो मैंने HP बनाया ही नहीं, मैंने HC बना दिया। HC मेरा टोटल है 5 फुट, सरफेस टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड। ये एक विंडो बनी हुई थी, विंडो के ऊपर मैंने ये एक पॉइंट को मार्क कर दिया था जिसको मैंने सेंट्रॉइड बना दिया। अब मैंने टोटल LP निकाल दी।
टोटल एलपी जो मैंने कैलकुलेशन से निकाली 5.8308 फुट, मैंने एलसी भी निकाल दी 5.77 ट्रिग्नोमेट्री कर ये मैंने लेबल किया है। रिजल्टेंट फोर्स की भी वैल्यू मैंने बता दी कि कितनी वैल्यू आ रही है, मुझे फोर्स की वैल्यू लिखना जरूरी है कि इतनी वैल्यू आ रही है। और यहां पर मैंने ये एक पॉइंट मार्क कर दिया है 0.0548। ये जो 0.0548 है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एलपी एंड एलसी, मीनिंग डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये जो लाइन जा रही है और ये जो लाइन जा रही है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। कहने का मकसद ये है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है ना सेंटर ऑफ प्रेशर की, दिस मच डिस्टेंस इट इज बिलो द सेंट्रॉइड। बात समझ आई? न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है इफ यू फॉलो द स्टेप्स। देखने में मुश्किल है मगर आई डोंट थिंक कि जितना मैंने डिटेल में बताया है इससे आसान कोई आपको बता सकता था डिटेल में। सारे स्टेप्स मैंने आपको कर बता दिए हैं, सारे आपको मैंने वैल्यूज भी दे दी हैं, डायमेंशंस भी कर दिखा दी है। अब अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, वरना मैं आगे जाऊं। 1 मिनट लें, स्टेप को समझ लें और मुझे बताएं। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। यस, नो? नो सर। अच्छा चलें, अगर आपको ये सवाल समझ आ गया है तो आपको यकीनन इसके बाद वाला सवाल भी समझ आ जाएगा। अब हम एक बात करते हैं पीजोमेट्रिक हेड की। पहले तो मुझे ये बताएं, मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था, दोबारा पूछ लेता हूं, पीजोमेट्रिक हेड के यूनिट क्या होंगे? लेंथ की सर। लेंथ के। हेड इज ऑल, हेड बाय हेड यू मीन यूनिट्स ऑफ लेंथ। अभी तक मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स की थी ना, इन ऑल प्रॉब्लम्स टिल नाउ, द फ्री सरफेस जो था वो एक्सपोज होता था एम्बियंट प्रेशर के। एम्बियंट प्रेशर का मतलब है कि वही जो प्रेशर जो उस फ्लूइड का था ना, वो सराउंडिंग प्रेशर से प्रेशर सेम आ रहा था। तो अगर फ्लूइड का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर सेम आ रहा है, अगर दोनों प्रेशर सेम हो रहे हैं तो चेंज इन प्रेशर क्या हुआ? जीरो हो गया। इसीलिए जब लेवल आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जब आपकी लेंथ या हाइट चेंज नहीं हो रही थी, तो आपका जो प्रेशर हो रहा था वो जीरो हो रहा था सरफेस के ऊपर, क्योंकि एम्बियंट प्रेशर के ऊपर था। एम्बियंट प्रेशर डज नॉट मीन 101 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। वो एम्बियंट जब होता है जब हमारा जो सराउंडिंग प्रेशर और हमारा फ्लूइड प्रेशर सेम हो रहा है। The main condition is that your surrounding pressure should be the same as your fluid pressure. If both the pressures are same, we say that the pressure is ambient pressure. तो अभी तक हम यही अज्यूम कर रहे थे कि सरफेस का जो हमारा प्रेशर था वो हमारा फ्लूइड प्रेशर था, तो इसीलिए हमारे सारे आंसर जीरो आ रहे थे। कभी कभी ये होता है कि आपका जो प्रेशर अबव द फ्री सरफेस है ना, वो डिफरेंट होता है एम्बियंट प्रेशर से। यानी आपका फ्री सरफेस के ऊपर प्रेशर कुछ और है और एम्बियंट प्रेशर कुछ और है, फ्लूइड प्रेशर या सराउंडिंग्स प्रेशर। तो इस केस के अंदर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पीजोमेट्रिक हेड यूज करना पड़ेगा। आपको एक एक्स्ट्रा लेंथ निकालनी पड़ेगी। The concept of piezometric head is used in which the actual pressure of the fluid is converted into an equivalent depth. आपका जो एक्चुअल फ्लूइड है ना, फ्लूइड का प्रेशर, उसको आप डेप्थ में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि सेम प्रेशर क्रिएट किया जाए। यानी आपने एम्बियंट प्रेशर क्रिएट करना है, एक सेम प्रेशर क्रिएट करना है, तो उसको आप पीजोमेट्रिक हेड का हेल्प लोगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पीजोमेट्रिक हेड इज गिवन बाय द इक्वेशन HA is equal to PA upon gamma, where gamma is the specific weight, PA is the extra pressure जो आपका प्रेशर बाहर हो रहा है, और HA आपका पीजोमेट्रिक हेड है।
This depth is added to any depth below the free surface to gain an equivalent depth. ये जो आपको HA मिलेगा ना, HA, ये आपकी टोटल H जो सरफेस के नीचे है, जो आपकी सरफेस के नीचे डेप्थ आ रही है, उसके अंदर ऐड होगा एक इक्विवेलेंट डेप्थ देने के लिए। इसीलिए मैंने यहां पर जो सबस्क्रिप्ट लगाया हुआ है वो HE लगाया है। HE is nothing but H plus HA. The equivalent depth can be used in any calculation. इक्विवेलेंट डेप्थ आप सिर्फ उधर फाइंड करेंगे जहां पर आपको एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया होगा। The equivalent depth can be used in any calculation requiring a depth to compute the pressure, as shown in the figures on the next slide. The equivalent depth to the centroid is given as, देखें कॉन्सेप्ट वही है, equivalent depth to the total height कितना होगा, h plus ha। इक्विवेलेंट डेप्थ अगर मैं सेंट्रॉइड पे करूंगा, यानी सेंट्रॉइड इक्विवेलेंट HCE, तो HCE के लिए क्या होगा, सेंट्रॉइड की डेप्थ प्लस पीजोमेट्रिक हेड। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आएगी कि बात मैं क्या कह रहा हूं। फर्ज करें ये मेरा डायग्राम है। अब इस डायग्राम में क्या आपको फर्क नजर आ रहा है, वही चीज है जो हमने पीछे की है विंडो के साथ। क्या फर्क नजर आ रहा है, डायग्राम ए में क्या फर्क नजर आ रहा है? सर ऊपर प्रेशर गिवन है 1 psi 1.0 psi। आपको एक प्रेशर गिवन नजर आ रहा है कि ये एक प्रेशर है 1.50 psig। ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर दिया गया है जो पहले क्वेश्चंस में नहीं था। ये HC क्या है, HC इज द सेम थिंग, वही बात हो रही है। HC फ्री सरफेस से लेकर सेंट्रॉइड तक डिस्टेंस, सही है, नो प्रॉब्लम इन दिस। मुझे क्या करना है, क्योंकि यहां पर प्रेशर है, मुझे एक इक्विवेलेंट हेड ढूंढना पड़ेगा, यानी मुझे इस प्रेशर को एक हेड बनाना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ पीजोमेट्रिक हेड। अगर आप इस डायग्राम से कंपेयर करें तो पीजोमेट्रिक हेड, यहां पर देखें, यहां पर मैं कोई प्रेशर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो प्रेशर है मैंने एम्बिएंट प्रेशर यहां पर बना दिया। इसको बनाने के लिए मुझे पीजोमेट्रिक हेड चाहिए, और वो हेड ये है कि जो मेरा सरफेस ऑफ द फ्लूइड है ना, जो ओरिजिनल सरफेस है उसके और इसके बीच के अंदर एक हाइट होगी, ये हाइट where my mouse is fluctuating, ये हाइट HA है, ये हाइट HA है। और अगर मैं इस हाइट को इस हाइट से ऐड कर देता हूं, ये HA और ये HCE, तो ये मुझे क्या देगी, ये मुझे मेरी न्यू इक्विवेलेंट हाइट देगी, HCE देगी। मैं न्यूमेरिकल में आपको दिखाता हूं तो आपको बात बेहतर समझ आएगी। न्यूमेरिकल मेरा क्या है, वही जो प्रॉब्लम हमने अभी किया ना, रिपीट 4.6, सब कुछ वही है। फर्क क्या है, कि फर्क सिर्फ ये है कि आपका जो टैंक जो शो कर रहा है वो टॉप के ऊपर सील हुआ हुआ है। क्योंकि वो सील हुआ हुआ है, उसके ऊपर एक प्रेशर है एट द टॉप ऑफ द ऑयल 1.50। आपकी जो विंडो का ब्रेथ है वो चेंज नहीं हो रहा है, आपकी विंडो की जो हाइट है वो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है कि आपका ऊपर प्रेशर चेंज हुआ है। जो आपकी HC थी वो भी वही होगी, यानी HC पहले आपको क्वेश्चन में गिवन था 5 मीटर, वो भी वैसे का वैसे है। तो आपने अब वही रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, वही लोकेशन निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या आता है, आप क्या करेंगे? जी, कोई भी आइडिया?
सर ये एच फाइंड कर लेंगे, इसके लिए प्रेशर भी गिवन है सर, और साथ में गामा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे ऑयल के लिए। गामा की वैल्यू तो आपको गिवन है, फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। गामा तो आपका फ्लूइड है ना, ये सर देखें कौन सा फ्लूइड? जो अंदर है। देखें सबसे पहले तो आप, क्योंकि आपको प्रेशर दिया हुआ है, आप एक पीजोमेट्रिक हेड ढूंढ लें। मुझे प्लीज इस पे फॉलो कीजिएगा क्योंकि यहां पर थोड़ा आप खो जाएंगे। मैंने तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, इतनी प्रैक्टिस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, एच ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन गैमा। एच ए आपको गिवन है 1.50। बेहतर है आप यूनिट्स लिख दें, मैंने उसके यूनिट्स लिख दिए पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। पीएसआई होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, मैंने उसके यूनिट्स लिख दिए। गैमा मुझे मालूम है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में था कि ऑयल यूज हो रहा है जो 0.91 एसजी पे था। मैंने कहा कि कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, पिछला वाला न्यूमेरिकली यूज हो रहा है। तो स्पेसिफिक वेट भी मुझे मिल जाएगा, आपने खुद पिछले क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट किया था। तो 0.91 मल्टीप्लाई बाय 62.4 पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब। यहां पर देखें पीएसआई यूनिट्स इंच स्क्वायर के अंदर है, यहां पर फुट क्यूब के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैंने एच ए को अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। मैंने क्या किया, 1.50 वैसे के वैसे था, पाउंड फोर्स वैसे के वैसे था। अपनी आसानी के लिए पाउंड फोर्स डिवाइड बाय स्क्वायर इंच था, मैं इंच स्क्वायर को ऊपर ले गया तो मेरा स्क्वायर -2 बन गया। नीचे वाले डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, अपने आसानी के लिए 0.91 और 62.4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 56.784 यहां आ गया। पाउंड फोर्स ऊपर था, फुट क्यूब नीचे था, फुट क्यूब को मैं ऊपर ले गया, -3 कर लिया। सही है, यहां तक कोई मसला नहीं है। अब मैंने क्या किया, एच ए को वैसे के वैसे रखा, 1.50 डिवाइड बाय 56.784, मुझे ये वैल्यू मिल गई 0.02641। अब मैं अपनी यूनिट कंसिस्टेंसी करूं। यूनिट कंसिस्टेंसी करने के लिए अब मैंने लगाया कि मेरे पास इंच क्यूब नीचे है, नीचे मेरे पास इंच क्यूब है ना, इंच स्क्वायर है सॉरी, क्योंकि मैंने दोबारा इसको चेंज कर लिया। यहां पर मेरे पास -2 था, यहां पर -3 था, तो अपनी आसानी के लिए मैंने -3 को ऊपर ले गया, फुट क्यूब ऊपर आ गया, इंच स्क्वायर नीचे आ गया। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, मैं यहां भी स्क्वायर कर दूंगा, ये 12 बन जाएगा 144। तो 0.02641 मल्टीप्लाई बाय 144 करूंगा। अगर मैं अपनी यूनिट कंसिस्टेंसी देखूंगा तो मेरे यूनिट सारे कट जाएंगे, इंच स्क्वायर कट गया, इंच स्क्वायर कट गया। यहां पर मेरे पास फुट स्क्वायर आया, मगर यहां पर मेरे पास फुट क्यूब था, तो 2 फुट स्क्वायर यहां पर कटेंगे, क्यूब का ये कट गया, तो मेरे पास फुट रह गया। और फुट रहना भी चाहिए क्योंकि मैं हेड फाइंड आउट कर रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि मेरा आंसर करेक्ट है, मेरे यूनिट करेक्ट हैं, तो मुझे मेरा एच ए मिल गया 3.80 फुट। ये जो है ये सिर्फ पीजोमेट्रिक हेड है। मैंने आपको ये बताया था कि इन कैलकुलेशंस के अंदर मुझे इक्विलिवेंट हेड ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा इक्विलिवेंट हेड क्या हो जाएगा, 5 + 3.80 8.80 फुट। ये मैं कैसे कह सकता हूं, इतना हिस्सा जो है ये मेरा पीजोमेट्रिक हेड है, मगर ये ओरिजिनल 5 भी तो था ना। ओरिजिनल 5 यहां पर गिवन था, कि क्वेश्चन में गिवन था कि सेंट्रॉइड की जो हाइट है वो 5 फुट है। अगर आपको पिछला सवाल याद है, सेंट्रॉइड की जो हाइट थी वो 5 फुट थी, वर्टिकल हाइट फ्रॉम द सेंट्रॉइड। तो मेरी जो न्यू इक्विवेलेंट हाइट है वो 8.80 फुट हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब ये मुझे करने की जरूरत क्यों थी, ये मुझे करने की जरूरत इसलिए थी कि अगर मैं ये नई इक्विवेलेंट हाइट नहीं लेता ना, मैं नई इक्विवेलेंट हाइट नहीं लेता और मैं रिजल्टेंट फोर्स ढूंढ लेता। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला था स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय एचसी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अगर मैं वही एचसी ले लेता जो पिछले सवाल के अंदर थी 5,
तो पिछले सवाल और इस सवाल का रिजल्टेंट फोर्स सेम हो जाता, तो फर्क ही क्या था? क्योंकि पिछले सवाल में तो ऊपर प्रेशर नहीं था, यहां पर तो ऊपर प्रेशर है, इसीलिए मैंने एक नई इक्विलिवेंट हाइट ढूंढी है। फर्क देखें, रिजल्टेंट फोर्स में आ रहा है। फॉर्मूला वही है, गामा इंटू एच इक्विलिवेंट लगाऊंगा, यानी एच सी इक्विलिवेंट में लगा रहा हूं। पिछले सवाल में मेरा था एच सी, इस सवाल में है एच सी इक्विलिवेंट। एच सी इक्विलिवेंट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये डिस्टेंस भी है जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, इसके अलावा जो प्रेशर का डिस्टेंस है वो भी तो ऐड होगा। तो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8.80। पिछले सवाल के अंदर मेरा टोटल डिस्टेंस था 5 फुट। देखें दोनों सवाल में रिजल्टेंट फोर्स का फर्क है। 5 जब मैंने किया था तो 2271.36 आया था, मगर क्योंकि यहां पर एक पीजोमेट्रिक हेड है, प्रेशर है, तो उस 5 के अंदर मुझे ये 3.3 ऐड करना पड़ा, और वही चीज मुझे करनी पड़ी 8.80 से एक नई रिजल्टेंट फोर्स लेने के लिए 3998। ये बात समझ आई? यस सर। अब क्योंकि मैंने अब मुझे मालूम है कि मुझे इनर्शिया ढूंढना है, मुझे एलपी ढूंढना है, मुझे एलसी ढूंढना है, सब कुछ वही करना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस कर लें कि अगर मैंने यहां पर एलसी इक्विवेलेंट ढूंढा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरी एलपी होगी वो भी इक्विवेलेंट होगी, और जो मेरी एलपी इक्विवेलेंट होगी ना, यही होगा ना, क्योंकि एक को मैं इक्विवेलेंट और एक को मैं ओरिजिनल तो नहीं ले सकता हूं ना। बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नो सर। नई बात समझ आई? देखें इसको, ये देखें, अगर मैं एलपी ले रहा हूं, एलपी इज इक्वल टू एलसी प्लस आईसी अपॉन आईसी एलसी ए, ये नॉर्मल फॉर्मूला है जब पीजियोमेट्रिक हेड नहीं है। जब मैंने पीजियोमेट्रिक हेड लिया था तो मेरी एलसी चेंज हो गई थी ना, मेरा पीजियोमेट्रिक हेड क्या हो गया था? एलसी प्लस द पीजियोमेट्रिक हेड, जिसको मैंने एलसी इक्विवेलेंट लिया था, ऐसे ही लिया था ना। तो अगर मैं एलसी इक्विवेलेंट लूंगा तो मेरा एलपी इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा, आईसी इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा, यहां भी एलसी इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा था। कहने का मकसद यह है कि अगला स्टेप मैंने वही किया है कि मैंने एलपी ढूंढा है, मगर ये देखें मैंने एलपी नहीं ढूंढना है, मैंने इसको एल इक्विवेलेंट लिखा है, यानी साइन 60 वैसे के वैसे लिखेगा। अगर ऊपर वाली हाइट एच इक्विवेलेंट है तो नीचे वाली जो एल सी है वो भी इक्विवेलेंट है। यहां देखें, इसको इससे कंपेयर करें। जब यहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की थी तो मैंने क्या लिखा था? सिर्फ एल सी लिखा था, एच सी अपॉन एल सी। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? इक्विवेलेंट्स ला रहा हूं। अगर यहां पर इक्विवेलेंट नहीं है, अगर एक में इक्विवेलेंट आ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए नीचे वाले पर भी तो इक्विवेलेंट आएगा ना। अब समझ आई 32 मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? यस सर, समझ आ गई। सही है। तो आप मैं ये गलती नहीं कीजिएगा कि एक जगह से आपने इक्विवेलेंट लिया, एक जगह से नहीं किया। बच्चे इस चीज की गलती करते हैं, इसलिए मैं यहां पर क्लियर करना चाह रहा हूं। स्टेप मेरा वही है, साइन 60 इज इक्वल टू एच अपॉन एल। मैं एच इक्विवेलेंट लूंगा। इक्विवेलेंट क्यों लूंगा? क्योंकि मेरा एच यहां पर 5 फुट है, मगर इस 5 फुट के साथ ये 3.30 भी है जो मैंने कैलकुलेट किया है। तो टोटल एच मेरा क्या आ गया? 8.80। टोटल एच मेरा इक्विवेलेंट 8.80 हुआ। तो मुझे जो एल मिलेगा वो भी, एल सी जो मिलेगा वो भी इक्विवेलेंट मिलेगा, यानी एल सी इक्विवेलेंट 10.16। अगेन कंपेयर दिस आंसर विद दिस आंसर। जब इक्विवेलेंट नहीं कर रहा था तो मेरा एल सी आ रहा था 5.773, मगर यहां पर इक्विवेलेंट आ गया तो मेरा एल इक्विवेलेंट है वो 10.16 है। जब मुझे मेरा एल सी मिल गया
तो अगली चीज मुझे क्या ढूंढनी थी, मुझे मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर ढूंढना था। सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे रिलेटेड था, ओरिजिनली इट वाज रिलेटेड LC इज इक्वल टू LP, नहीं सॉरी, LP इज इक्वल टू LC प्लस इनर्शिया डिवाइडेड बाय LC मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो सबसे पहले तो मैं वही चीज करूं, देखें इनर्शिया चेंज नहीं होगा क्योंकि इनर्शिया जो है वो सेंट्रॉइड के ऊपर ही हो रहा है, बाकी चीजें चेंज होंगी। मेरी जो LP है ना, दिस शुड बी LP इक्विवेलेंट, इसीलिए मैंने यहां पर LP इक्विवेलेंट लिखा है। व्हाई शुड दिस बी LP इक्विवेलेंट, बिकॉज मेरी जो LC है वो मैं इक्विवेलेंट ले रहा हूं। तो LP equivalent is equal to LC equivalent plus inertia which is not changing divided by LC equivalent multiply by area। LP equivalent ढूंढने के लिए LC equivalent मुझे मालूम है, अभी अभी मैंने ढूंढा 10.16 फुट। इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है, वही मैं करूंगा BH क्यूब डिवाइडेड बाय 12 जैसे पहले किया था, 2.67 फुट। और यहां पर 10.16 फुट करूंगा, एरिया चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि उसके डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे, आपकी विंडो तो वैसे की वैसे है। तो LP इक्विवेलेंट आपकी बन रही है 10.1928। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन ढूंढना है तो पिछले केस में वो क्या था, LP माइनस LC। इस केस में क्या होगा, LP इक्विवेलेंट माइनस LC इक्विवेलेंट, यानी 10.1928 माइनस दिस वैल्यू 10.16। तो इससे मुझे कोई वैल्यू मिली 0.03284। इसको कंपेयर करें 0.03284 और यहां पर मिली थी 0.058। कहने का मकसद यह है कि अगर आप प्रेशर ऐड कर दोगे, पीजोमेट्रिक हेड ऐड कर दोगे, तो आपके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ आप अपनी सेंट्रॉइड की हाइट के अंदर एक नई हाइट ऐड कर रहे हो जिसको आप इक्विवेलेंट हाइट बोलते हो। और जब आपको ये हाइट मालूम पड़ गई, फिर आप वही चीज करें, आप वैसे के वैसा एक डायग्राम बनाएं। ये आपकी 0.034 है, यहां पर देखें मैंने वही चीज की है 0.1, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.91 है ऑयल की। मैंने अपनी फोर्स को वैसे के वैसे लेबल किया है 3998 पाउंड फोर्स, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, इसका एरो दिख रहा है। यहां पर LC इक्विवेलेंट 10.16 है, LP इक्विवेलेंट 10.1982 है। एक चीज मैं भूल गया इसके अंदर, क्या चीज मैं भूल गया, क्या चीज मैंने नहीं लिखी है जो आपके डायग्राम में मैं चेक करूंगा और आपको लिखनी चाहिए जी। HC इक्विवेलेंट यहां से लेकर यहां तक हाइट, यानी जो सेंटर ऑफ जो आपका सेंट्रॉइड था ना, दिस इज सेंट्रॉइड, दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। जहां पर आपका सेंट्रॉइड है ना, एग्जैक्टली बीच में यहां पर एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए थी which should have been labeled HC equivalent। HC equivalent का मतलब यह हुआ कि the height from the centroid keeping in mind the piezometric head। क्लियर हुई ये बात? क्वेश्चन वही है, प्रोसीजर वही है, सिर्फ एक नई हाइट आपको ऐड करनी पड़ती थी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता, ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में देता, तो मैं आपको यूं नहीं लिखता रिपीट प्रॉब्लम 4.6, ये चीज नहीं होती। उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये प्रेशर दिया जाता और ये तमाम डेटा दिया जाता, क्योंकि ये आपको ये दिया जाता, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाती, ये दिया जाता, ये दिया जाता, ये दिया जाता, ये दिया जाता। हाँ, रिपीट सिर्फ उस केस में होता कि अगर मेरा पार्ट ए होता, मेरा पार्ट ए ये होता कि ये स्टेटमेंट आपको दूं, एंड पार्ट बी में आपको ये बोलता कि डू द क्वेश्चन पार्ट सॉल्व्ड इन पार्ट ए अज्यूमिंग 150 psi, यानी आपने ऊपर वाले पार्ट को दोबारा करना था, कीपिंग इन माइंड द पीजोमेट्रिक इफेक्ट एंड देन कंपेयर योर रिजल्ट्स। तो वो एक पूरा क्वेश्चन बन जाता।
कि यानी पहले वो क्वेश्चन करो, बाद में वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट करो। तो दोनों टुगेदर भी आ सकते हैं और दोनों सेपरेट भी आ सकते हैं। और डेफिनेटली अगर दोनों सेपरेट आए तो दूसरे वाले पार्ट के लिए आपको डेटा गिवन होगा। आपको ये रट्टे लगाकर नहीं आना कि रिपीट पार्ट ए कि उसको रिपीट किया, आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? यस यस सर। मुश्किल sir. नहीं है, मुश्किल नहीं है अगर आप स्टेप्स फॉलो करो। मैंने आपकी आसानी के लिए आपको ये 9 स्टेप लिख दिए हैं। जरूरी नहीं है आपको इसी ऑर्डर में जाना हो, आप इनर्शिया पहले ढूंढ सकते थे, मगर आपकी आसानी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस डायरेक्शन में आप जाओ। और अगर 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 फर्ज करें ये क्वेश्चन 10 नंबर का हुआ, लेट्स अज्यूम 10 नंबर का हुआ, तो 10 नंबर में से मैक्सिमम 2 नंबर इस पोर्शन के लिए होंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द विंडो। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो आपको सारे चीजें डेटा में दिया गया है। असल चीज तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है कि आप इनर्शिया निकालो, आप लेंथ ऑफ प्रेशर, आप एलपी निकालो, आप एलसी निकालो, आप डायग्राम बनाओ, आप डायग्राम को लेबल करो। तो डायग्राम लेबल करने के ही कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज डायग्राम से मिस की तो आपके नंबर वहीं पर डिडक्ट होते हैं। और जो आपने सारा कैलकुलेट किया है, आपने एरिया कैलकुलेट किया है, आपने इनर्शिया कैलकुलेट किया है, आपने एलपी कैलकुलेट किया है, आपने एलसी कैलकुलेट किया है, तो मेजर कैलकुलेशंस तो वो है। तो ये खुश नहीं हो जाइएगा कि अगर आपने क्वेश्चन के अंदर के भाई मैंने मैग्नीट्यूड ढूंढ लिया है तो मुझे फुल नंबर दें। इस क्वेश्चन में असल चीज मैग्नीट्यूड नहीं है, इस क्वेश्चन में असल चीज सेंटर ऑफ प्रेशर है कि आपका डायग्राम क्या आपको दिखा रहा है। क्योंकि मेरा पूरा क्वेश्चन अगर हुआ तो मेरा यही होगा, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। वैसे तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि ड्रॉ फिगर, क्योंकि आप लोकेशन दिखा ही नहीं सकते हो जब तक आपने फिगर बनाया नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको इस क्वेश्चन के लिए ये फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर के अंदर मैं ये चीजें देखूंगा कि आपने सेंट्रॉइड मार्क किया है, आपने सेंटर ऑफ प्रेशर मार्क किया है। आप इस आंसर को ये भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ इक्विवेलेंस इज 0.03284 फुट, which means that it is this much distance below the centroid। पूरी स्टेटमेंट ये होती। ये आपका असाइनमेंट 2 है। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चंस और अगले चैप्टर के क्वेश्चंस हम इकट्ठे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर बहुत तेज जाते हैं और आज कंप्लीट हो जाता है तो आपका असाइनमेंट नेक्स्ट वीक ड्यू है। अगर आज नहीं होता तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। कोई सवाल?